अलग सुबह आंख खुली तो देखा कि शमशाद बट मुसल्ला बिछाए नमाज फजर की अदायगी में मशगूल है। मैं गुस्ल खाने से वजू करके आया तो वो कुरान हकीम की तिलावत में मसरूफ था। उसने बहुत उम्दा नाश्ता तैयार किया और फिर अपने काम पर जाने की तैयारी करने लगा। मुझे भी सफीर अहमद और फातिमा के हवाले से अहम जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने के लिए उनके ठिकाने की तरफ जाना था। मैंने शमशाद को बताया कि मैं आज रात उसके पास वापस नहीं आऊंगा। उस पर उसने अपने घर की इजाफी कुंजियां मेरे हवाले करते हुए कहा कि मैं जब चाहे अपनी सहूलत के मुताबिक यहाँ आमदोरफ्त रख सकता हूँ। मैंने उसकी तरफ से गाड़ी पर पुरानी दिल्ली छोड़ने की पेशकश शुक्रिया के साथ मुस्तरद कर दी और फिर सीढ़ियां उतरकर अकबी गली में पहुंच गया। वहां उस वक्त दूर दूर तक इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। मैं वहां से चंद छोटी बड़ी गलियों से गुजरकर एक बड़ी सड़क पर पहुंचा और एक ऑटो रिक्शा रोककर कूचाए चेला की तरफ चल दिया। मुझे सफीर अहमद और फातिमा बेताबी से मुंतजर मिले। मैंने उन दोनों को साथ लेकर चांदनी चौक के सराफा बाजार का रुख किया और उन दोनों के लिए अंगूठियां और फातिमा के लिए जेवरात का एक सेट खरीदा। उसने दबे लफ्जों में बतेरा समझाया कि उसके पास उसकी माँ के जेवरात मौजूद हैं, मगर मैंने उसकी बात पर कान न धरा। उन दोनों को चंद सिले सिलाए जोड़े दिलवा कर मैं उनके साथ घर वापस लौट आया। कोई 11:15 बजे होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सफीर अहमद ने दरवाजे पर जाने का इरादा किया, मगर मैंने उसे रोक दिया और खुद उठ खड़ा हुआ। मेरे अंदाजे के मुताबिक दरवाजे पर हकीम मंसूर आलम थे। मैंने देखा वो एक खालिश शरई हुलिये वाले और नूरानी चेहरे वाले मोअम्मर साहब समेत 7-8 मोहल्लेदार साथ लाए थे। मैंने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया और उन्हें घर की बैठक में ले आया, जहां फातिमा ने पहले ही फर्शी नशिस्त का एहतमाम कर रखा था। इस असना में सफीर अहमद भी वहां पहुंच गया और मेहमानों से दुआ सलाम करने लगा। मैं बरामदे में वापस पहुंचा तो पता चला कि हकीम मंसूर आलम की अहलिया, नौजवान बेटी और बहन, एक बुजुर्ग पड़ोसन भी साथ आई हैं। मेरे देखते ही देखते दोनों लड़कियां मेहमानों की खातिर तवाज़ो की तैयारी करती फातिमा को दुल्हन का रिवायती रूप देने के लिए मरकजी ख्वाबगाह में ले गईं, जबकि बाकी दोनों खवातीन ने बावर्ची खाना संभाल लिया। मैं मुतमईन होकर वापस बैठक में आ गया, जहां खुशगपियों का सिलसिला रफ्ता रफ्ता उस रुख की तरफ बढ़ रहा था जहां सफीर अहमद की तरफ से मेरे बयानिए के खिलाफ कही गई कोई भी बात हमें मुश्किल में डाल सकती थी। मैंने बर वक्त गुफ्तगू की बागडोर संभाल ली और हमारे खानदानी मामलात की छानबीन को घुमा फिरा कर हकीम मंसूर आलम के रूहानी उस्ताद बल्कि पीर मुर्शद हकीम अजमल खान के तिब्बी कमालात और खिदमात की तरफ ले गया। मेरी तवक्को के मुताबिक उसके बाद गुफ्तगू की जिम्मेदारी लगभग पूरी तरह हकीम मंसूर आलम ने संभाल ली। इसी असना में अंदर से दुल्हे मियाँ को तलब करके सब मेहमानों के लिए यखबस्ता शरबत रूह अफजा भेज दिया गया। बाकी लोग तो उस गर्मी में खुश जायका और फरद बख्श शरबत रूह अफजा से लुत्फानंदोज होने लगे, मगर हकीम मंसूर आलम ने शरबत का पहला घूंट भरते ही किस्सा छेड़ दिया कि इस शरबत की ईजाद दवाखाना हमदर्द के बानी हकीम अब्दुल मजीद ने दरअसल उनके रूहानी उस्ताद अजमल खान के चुराए हुए नुस्खे पर की थी और अब उसके जरिए हजारों रुपया कमाया जा रहा है। इससे पहले कि हकीम मंसूर आलम की ये किस्सा आराई मजीद आगे बढ़ती, शरई हुलिये वाले साहब ने मुदाखलत करके एहसास दिलाया कि जुम्मे की नमाज का वक्त तंग हो रहा है, लिहाजा उन्हें निकाह कराने के फरीजे से सुबकदोश होने के बाद रुख्सत की इजाजत दी जाए। तब मालूम हुआ कि वो मोहतरम मोहल्ले की बारादरी मस्जिद के इमाम और खतीब हैं। मैंने घर में जाकर पता किया तो फातिमा को सादगी से दुल्हन बनाने की मुहिम तकमील के करीब थी। मैंने खवातीन को सूरत हाल से बाखबर किया और फिर बैठक में वापस आकर निकाह मसनूना की अंजाम दही की दरखास्त की। मेरी दरखास्त पर हकीम मंसूर आलम समेत मोहल्लेदारों ने ही दोनों फरीकों की तरफ से गवाह और वकील बनने की हामी भर ली। कुछ देर में ये नेक फरीजा पाया तकमील को पहुंच गया। मैंने निकाह के शरई तकाज़ों के मुताबिक सफीर अहमद का असल नाम ही इस्तेमाल करवाया था। उसके फौरन बाद हल्के फुल्के नाश्ते के साथ चाय और शीरीनी से बाकी मेहमानों की खातिर तवाज़ो करके उन्हें रुख्सत कर दिया गया। अलबत्ता मेरी दरखास्त के ऐन मुताबिक हकीम मंसूर आलम ने इमाम मस्जिद बुजुर्ग से कुछ देर ठहरने की दरखास्त की। हम दोनों की तरफ से सफीर अहमद को बारादरी मस्जिद से मुल्हिक मदरसे में बच्चों को फी सबीलिल्लाह कुरान पढ़ाने की दरखास्त इमाम साहब ने बखुशी कबूल कर ली, जबकि हमने उनकी दरखास्त बसर व चश्म मान ली कि सफीर अहमद खालिस शरई हुलिये और तर्ज जिंदगी अपना लेगा। इमाम मस्जिद और हकीम मंसूर आलम को रुख्सत करके मैं नौब्याहता जोड़े के पास पहुंचा तो दोनों एक दूसरे से शर्मा रहे थे। ताहम मेरे लिए उनकी बेपनाह मुसर्रत का इदराक मुश्किल नहीं था। कुछ देर उनके पास रुकने के बाद मैं ये बताकर उनके पास से रुख्सत हुआ कि हो सकता है मैं कल ही वापस आ जाऊं और ये भी मुमकिन है कि मैं तवील अरसे तक इनकी खैर खबर न ले सकूं, लिहाजा इन्हें अब अपने तौर पर जिंदगी शुरू करना होगी। मैंने एक माकूल रकम पहले ही इनके हवाले कर दी है, लिहाजा इन्हें एक तवील अरसे तक घर का खर्च चलाने के लिए रोजगार की फिक्र नहीं होनी चाहिए।
میں پیدل چلتا ہوا کوچائے چیلاں کی بڑی سڑک پر پہنچا اور رنگ محل مسجد کے سامنے سے آٹو رکشہ لے کر چاندنی چوک کی طرف روانہ ہوا۔ سیٹھ جگدیشور کے گراج پر پہنچ کر میں نے منشی پریم ناتھ کی پرچی دکھا کر ایک رکشہ لیا اور لاجپت نگر کی طرف چل دیا۔ وہاں کی دکانوں سے کچھ اپنے مطلب کی اشیاء کی خریداری کے بعد میں نے صدر بازار کا رخ کیا۔ وہاں سے باقی خریداری کے بعد میں نے سارا سامان ایک بیگ میں ڈالا اور اپنے رکشے کا رخ لال قلعے کی طرف کر دیا۔ وہاں ایک الگ تھلگ گوشہ ڈھونڈ کر میں نے کوئی 50 سال کے ایک گورے چٹے پروفیسر کا روپ دھارا اور پھر ایک اور مناسب جگہ اس شکل و شباہت کے مطابق لباس بھی بدل لیا۔ البتہ مجھے اندازہ تھا کہ اس شکل و شباہت اور حلیے کے ساتھ میں آٹو رکشہ چلاتے خامخواہ توجہ کا مرکز بن سکتا ہوں، لہٰذا اس حلیے کو حتمی ٹچ دینے والا کوٹ اور نازک فریم والی اینک پہننے سے فی الحال گریز کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند سواریاں شہر کے مختلف حصوں میں پہنچانے کے بعد دریا گنج کا رخ کیا۔ میں نے شمشاد بٹ کو نہیں بتایا کہ میں اختر خان صاحب کی جگہ لینے والے نعیم اقبال صاحب کو جلد از جلد اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ اس کی وجہ محض میرا فطری تجسس نہیں تھا، بلکہ میں چاہتا تھا کہ کوئی ہنگامی صورتحال درپیش ہونے پر میں بغیر کسی الجھن کے پہلی نظر میں انہیں پہچان کر حسب موقع اور حالات مناسب قدم اٹھا سکوں۔ جبکہ میری اس خواہش کا اس سے بھی اہم پہلو یہ تھا کہ میں نعیم اقبال کی نگرانی پر مامور خفیہ کے ایجنٹوں کی شکل پہچان لینے کا خواہش مند تھا۔ میں نے متعلقہ بازار میں پہنچ کر ایک الگ تھلگ جگہ اپنا آٹو رکشہ کھڑا کیا اور پھر کچھ دور جا کر بیگ سے کوٹ اور اینک نکال کر پہن لی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد شمشاد بٹ کے بتائے ہوئے سرسری سے محل وقوع سے میں اس کی کتابوں کی بڑی سی دکان ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں دکان کے سامنے سے گزرا تو دیکھا کہ کاؤنٹر پر خود شمشاد بٹ براجمان ہے۔ مجھے اعتماد تھا کہ اس کے لیے مجھے فوری طور پر پہچاننا آسان نہیں ہوگا، تاہم میں نے اس سے آنکھیں ملانے سے گریز کیا۔ میں اس دوران میں صورتحال کا جائزہ لے کر اپنے لیے لاہ عمل مرتب کر چکا تھا۔ شمشاد بٹ کی دکان کے سامنے سے گزر کر میں ایک لمبا چکر کاٹ کر سڑک کے دوسری طرف جا پہنچا اور وہاں قطار میں کھڑے کئی ٹھیلوں اور پتھاروں پر برائے فروخت موجود مختلف زبانوں کی پرانی کتابیں اور رسالے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ میرا اصل مقصد تو وقت گزاری اور شمشاد بٹ کی دکان کی نگرانی تھا، مگر وہاں مجھے اپنی دلچسپی اور پسند کی کئی کتابیں انتہائی واجبی قیمت پر بکتی نظر آئیں۔ میرا جی للچا گیا اور میں نے یک کے بعد دیگرے اپنی پسند کی 5 کتابیں الگ کروا لیں۔ میرے اندازے کے مطابق نعیم اقبال صاحب کی آمد کا وقت ہو چکا تھا، مگر مجھے ایسا کوئی خریدار شمشاد بٹ کی دکان کا رخ کرتا نظر نہ آیا جس پر مجھے نعیم اقبال ہونے کا گمان گزرتا۔ میں نے اپنے ذہن میں ان کی شخصیت کے حوالے سے جو امکانی خاکہ بنایا تھا اس کے مطابق انہیں 40 سے 55 سال کا ایک خوش پوش چاق و چوبند شخص ہونا چاہیے تھا اور انہیں ایک معقول سی گاڑی میں وہاں پہنچنا چاہیے تھا جسے چلانے والا ڈرائیور انہیں وہاں چھوڑ کر گاڑی کہیں ایک طرف کھڑی کرنے چلا جاتا۔ اس ڈرائیور کا خفیہ کا اہلکار ہونے کے ناطے نعیم اقبال کی نگرانی کے لیے واپس پہنچنا یقینی تھا ہی۔ میرے قیاس کے مطابق خفیہ کا کم از کم ایک اور ایجنٹ بھی یہیں آس پاس کہیں منڈلا رہا ہوگا، مگر اب تک مجھے ان میں سے کسی کی آمد یا موجودگی کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ میرے علاوہ بھی مختلف حلیوں اور عمروں والے مزید افراد بھی ان ٹھیلوں اور پتھاروں پر کتابیں اور رسالے الٹ پلٹ رہے تھے، مگر مجھے ان میں سے بیشتر محض وقت گزاری کرنے والے لگ رہے تھے۔ تبھی خالص دفتری بابوؤں والے حلیے والا ایک ادھیڑ عمر شخص بھی ان میں شامل ہو گیا۔ اس نے جلد ہی باقیوں کے مقابلے میں میری توجہ حاصل کر لی، کیونکہ وہ گہری دلچسپی اور توجہ سے کتابوں کا جائزہ لے رہا تھا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک ہی پتھارے سے یک کے بعد دیگرے 4 کتابیں منتخب کر کے اپنے سامنے رکھ لی۔ مگر تبھی میں نے پتھارے کے بھاری بھرکم بزرگ مالک کو پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے اس خریدار کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس کے انداز میں اتنی جارحیت تھی کہ میں بے اختیار پوری طرح ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس دوران میرے قدم بے ساختہ ان دونوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تبھی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ بوڑھا کتب فروش اپنے اس گاہک کے سامنے اوپر تلے رکھی 4 کتابوں کی طرف اشارہ کر کے خاصے سخت لہجے میں کچھ پوچھ رہا تھا۔ میری طرح اس نئے گاہک کو بھی شاید پہلی بار میں کتاب فروش کے الفاظ پوری طرح سمجھ نہیں آئے تھے۔ اس کے تاثرات بھانپ کر کتاب فروش نے پہلے سے بلند لہجے میں اپنا سوال دہرایا۔ تیرے کو یہ اکھا بک لینے کا ہے بابو؟ اس پر گاہک نے بے ساختہ ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس پر کتاب فروش نے بے لچک لہجے میں کہا، ٹھیک ہے تو ابھی کا ابھی پاکٹ میں سے 18 روپے نکال کے دینے کا ہے، 6 روپیہ ہارڈ کور والی بک کا، 4 روپیہ باقی 3 کا۔ اس پر بابو نے ناراض لہجے میں کہا، اتنا جلد بازی کیسی بابا لوگ، ابھی دیتا ہوں، مجھے ابھی اور کتاب دیکھنی ہے۔ یہ سن کر کتاب فروش نے نفی میں سر ہلایا، بولا، نہیں بابو، پہلے کیش ادھر رکھنے کا، پھر دوسرا بک۔ یہ سن کر بابو نے جھنجھلا کر کہنا شروع کیا، یہ کیا بکواس
मगर किताब फरोश ने सख्त लहजे में कहा, फालतू का बात नहीं करने का बाबू, मैं तेरे को पहचान गया है। पहले भी 2 बारी 6-7 बुक का बंडल इकट्ठा किया था और फिर बाय किए बिना चुपके से कल्टी हो गया था तुम। इस बार पहले कैश फिर आगे बुक देखने का। मैंने खरीदार बाबू को तिलमिलाकर जेब में हाथ डालते देखा, मगर उससे आलीशान हिमाकत सरजद हो चुकी थी। उन दोनों की गुफ्तगू सुनते ही मेरे जहन में घंटी सी बज उठी। खुफिया के उस नालायक एजेंट ने महज 25-30 रुपया बचाने की लालच में और एक ही दाव बार बार आजमाने की हिमाकत करके अपनी शनाख्त करवा दी थी। मैं अपनी मुस्कुराहट बमुश्किल दबा पाया। मैं बज़ाहिर अनजान बनकर एक बार फिर उसी पथारे पर किताबें देखने लगा और फिर एक और किताब खरीद कर सब किताबों का बंडल बनवा लिया, साथ ही अदायगी भी कर दी। वो बंडल उसी किताब फरोश के पास रखवा कर मैं साथ वाले ठेले की तरफ बढ़ा। तभी मुझे सड़क के कोने से एक स्याह मोर्स गाड़ी मुड़ती नजर आई। मेरे देखते देखते वो गाड़ी शमशाद भट्ट की दुकान के ऐन सामने आकर रुक गई। मैं इस दौरान में ड्राइविंग सीट पर बैठे गंदुमी रंगत वाले दुबले पतले अधेड़ उम्र शख्स का बगौर जायजा ले चुका था। तभी मैंने देखा कि ड्राइवर की मुतलाशी नजरें उन्हीं ठेलों और पथारों की तरफ उठी। फिर उसने जल्दी से मुंह फेर लिया और अकबी नशिस्त पर बराजमान शख्स से कुछ कहा या उसकी किसी बात का जवाब दिया। मैंने बगौर देखा। मोर्स की खिड़की से दिखाई देने वाले अधेड़ उम्र शख्स की शक्ल सूरत और हुलिया लगभग वैसा ही नजर आ रहा था जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था। इस फर्क के साथ कि नईम इकबाल का कद मेरे कयास से कहीं ज्यादा ऊंचा था। उनका सर गाड़ी की अच्छी खासी ऊंची छत से छूता नजर आ रहा था। तभी मैंने गैर महसूस अंदाज में किताबों के खरीदार बाबू के रूप में कुतुब फरोश से झाड़ खाने वाले महकमा खुफिया के एजेंट की तरफ देखा। उसके साथ ही मुझे एक बार फिर मुस्कुराहट दबानी पड़ी। वो अनाड़ी उस वक्त मुंह उठाए नईम इकबाल की मोर्स गाड़ी की तरफ ही देख रहा था। उसकी और ड्राइवर की नजरें आपस में मिली। एन उसी वक्त ड्राइवर ने बहुत ही धीरे से गर्दन झटक कर उसे गालिबन अपनी तरफ देखने से मना किया। मगर तभी मुझे एक और मजेदार नजारा देखने को मिला। मैंने देखा एन उसी वक्त नईम इकबाल भी किताबों के उस जाली खरीदार बुद्धू एजेंट की तरफ देख रहे हैं। मैंने उनके लबों पर एक शरारत भरी मुस्कान खेलती देखी। ताहम उनके लबों से कहीं ज्यादा उनकी आंखें मुस्कुरा रही थीं, जैसे वो उस बचगाना खेल पर दिल ही दिल में हंस रहे हों। साफ लग रहा था कि उनकी हरकत सकनात की निगरानी बस एक रस्मी कार्रवाई की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। अगले ही लम्हे नईम इकबाल ने गर्दन का रुख फेर लिया और फिर शमशाद भट्ट की दुकान की तरफ वाला गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतरने लगा। उनके गाड़ी का दरवाजा बंद करते ही ड्राइवर ने गियर लगाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। अगले ही लम्हे मुझे दुकान में दाखिल होते शख्स का अकब से बगौर जायजा लेने का मौका मिल गया। नईम इकबाल साहब वाकई खासे दराज कामत थे। 6 फुट 2 या 3 इंच कद तो जरूर रहा होगा। कदरे भारी जिस्म के साथ ये तवील कद बहुत सज रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि खुफिया के बुद्धू एजेंट जैसे किसी औसत कद शख्स को उनके मुकाबिल सर उठाकर बात करना पड़ती होगी। अपने इस ख्याल से मैं दिल ही दिल में लुत्फानंदोज हो ही रहा था कि मैंने अपने से कोई 10 फुट आगे ठेले के पास खड़े बुद्धू एजेंट को हरकत में आते देखा। मैंने बज़ाहिर बेनियाजी से उसकी तरफ नजर उठाई। मैं समझा कि वो नईम इकबाल के पीछे पीछे शमशाद भट्ट की दुकान में दाखिल होने वाला है, मगर मैं ये देखकर चौंक उठा कि वो किताबों का बंडल उठाकर एक तरफ चल पड़ा है। उसकी ये हरकत मेरे लिए गैर मुतवक्के थी। रस्मी तौर पर ही सही, उसे अपने जिम्मे लगाए गए हदफ पर मुसलसल नजर रखना चाहिए थी। मैं देख सकता था कि नईम इकबाल की मोर्स गाड़ी उनके ड्राइवर ने कोई 60-70 गज आगे जाकर सड़क से उतरकर एक दरख्त के नीचे मौजूद चाय के ढाबे के पास जाकर खड़ी की है। अगर बुद्धू एजेंट उस तरफ जाता तो बात समझ में आ जाती, मगर वो तो उसके मुखालिफ समत चल पड़ा। मैंने जल्दी से एक नजर शमशाद भट्ट की दुकान पर डाली। मैंने देखा नईम इकबाल खुशगवार अंदाज में दुकान मालिक से बात कर रहे हैं। मैंने उन दोनों को नजरअंदाज करके एक बार फिर बुद्धू एजेंट की तरफ मुतवज्जह हुआ। मुझे अंदाजा हुआ कि वो काफी तेज कदमों से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस दौरान में वो कोई 12-15 गज आगे जा चुका था। मेरे पास फैसला करने के लिए महज चंद सानिये की मोहलत थी। मैंने जिस ठेले वाले से किताबें खरीदी थीं उसे नरम लहजे में कहा, यार मुझे एक काम से जाना है, मेरी ये किताबें अपने पास रखो, मैं कुछ ही देर में वापस आकर ले जाऊंगा, वरना कल आकर ले लूंगा। उसने महज असबात में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। जाहिर है मैं पहले ही किताबों के दाम अदा कर चुका था। अब उसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी कि मैं अपनी खरीदी हुई किताबें साथ लेकर जाता हूँ या उसी के पास छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो जाऊं। मैं बुद्धू एजेंट के इरादे भांपने के लिए उसके ताक़ुब में जाना चाहता था, मगर मुझे डर था कि अपनी कच्ची पक्की नाकिस पेशेवराना तरबियत और नालायकाना तजुर्बे के बावजूद वो भांप न ले कि मैं किताबों के ठेलों और पथारों को छोड़कर अचानक उसके ताक़ुब में लग गया हूँ। लिहाजा उसके पीछे पीछे चलने की बजाय मैं मुसलसल गहरी होती तारीकी में सड़क से दाएं तरफ कोई 10 गज हटकर एक दूसरे के पहलू में कतार दर कतार पार्क गाड़ियों की आड़ में आगे बढ़ने लगा।
मुझे बगौर देखने पर मेरे बाएं तरफ गाड़ियों के सामने से कोई 20 गज आगे बढ़ता बुद्धू एजेंट भी वक्फे वक्फे से नजर आ रहा था। मैंने एहतियातन जानबूझकर अपनी रफ्तार तेज नहीं की थी ताकि अगर बुद्धू एजेंट इत्तेफाकन दाएं तरफ गर्दन घुमाकर देख भी ले तो मैं उसकी नजरों में ना आऊं। ताहम ताक़ुब का ये सिलसिला कुछ ज्यादा तवील साबित न हुआ। लगभग 40 गज आगे बढ़ने के बाद मैंने अपने बाएं तरफ चलते बुद्धू एजेंट को रुकते देखा। मुझे लगा कि मेरी ये भाग दौड़ बेकार गई है। ये शायद सड़क किनारे खड़ी किसी गाड़ी में बैठकर यहाँ से रफू चक्कर होने वाला है। मगर फिर मैंने उससे आसपास का जायजा लेने के लिए गर्दन चारों तरफ घुमाते देखा। मैं जल्दी से झुक गया और फिर रुकू किसी हालत में तेजी से आगे बढ़ा। उसकी चोर उचक्कों वाली हरकत बता रही थी कि मामला पुरस्कार है। मैं करीब से देखना चाहता था कि वो आसपास किसी के मुतवज्जे न होने की तसल्ली कर लेने के बाद क्या करने वाला है। कुछ आगे बढ़ने के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि बुद्धू एजेंट शायद बाएं तरफ पार्क या उससे आगे वाली गाड़ी के सामने खड़ा होगा। मैं रुक गया और फिर जमीन पर बैठकर गाड़ियों के नीचे से जायजा लेने की कोशिश की। तभी मैंने बहुत करीब किसी गाड़ी का दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज सुनी। मुझे अंदाजा लगाने में मुश्किल न हुई, वो अगली ही गाड़ी थी और लगभग यकीनी बात थी कि बुद्धू एजेंट ही गाड़ी में सवार हुआ है। मैंने दिल ही दिल में धत तेरे की का नारा लगाया, यानी मैंने सचमुच बेकार ही इतनी दूर तक उसका पीछा किया था। ये लानती शख्स तो वाकई यहाँ से दफा हो जाने के लिए इस तरफ आया है। मैंने गुस्से से दांत पीसते हुए अपने आप को सरजनिश की। उसे बुद्धू गर्दानते गर्दानते महाजासूस होने के जोम में खुद एक फजूल सी हिमाकत का इर्तिकाब कर बैठा हूँ। इससे पहले कि मैं अपने आप को मजीद कोसता, मैंने किसी को कदरे मौदबाना लहजे में कुछ कहते सुना। मैंने फौरन वो आवाज पहचान ली। ये वही बुद्धू एजेंट था। मैं चौंका। इसका मतलब है उस गाड़ी में पहले से कोई शख्स मौजूद था, गालिबन बुद्धू एजेंट का कोई अफसर जिसे वो नईम इकबाल की निगरानी की रिपोर्ट दे रहा था। ये सोचते ही मेरे रगो पैं में हल्की सी सनसनी दौड़ गई। मैं बेआवाज अंदाज में आगे बढ़कर ऐन उस गाड़ी के पास पहुंच गया जिसमें से बुद्धू एजेंट के बोलने की आवाज आई थी। उसके साथ ही बुद्धू एजेंट के अल्फाज भी समझ में आने लगे। मैंने उसे कहते सुना, हाँ, अभी कुछ देर पहले अंदर घुसा है वो लमढींग रावण। भगवान जाने इतनी किताबें कैसे पढ़ लेता है ये दुष्ट। उसके खामोश होते ही मैंने एक भारी सी तहक्कुम भरी आवाज सुनी, फालतू गल क्यों करता है तू असीते। सिद्धा क्या वो अंदर बढ़ गया जे। मुझे लगा वो सरदार है। असीते नामी एजेंट ने उसी मौदबाना लहजे में कहा, जो आज्ञा कप्तान जी, अब क्या करना है? अब ये 1-1.5 घंटे से पहले नहीं निकलेगा। इस पर कप्तान ने संजीदा लहजे में कहा, नहीं 15 दिन पहला भी आया सी थे, आज नहीं देर लावेगा। फिर उसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद यकलख तशवीश भरे लहजे में कहा, ओए किताबां दे बहाने किसी घुसबैठिए नू मिलन ते नहीं आया, किताबां ते उस दिन भी ढेर ना लै गया सी है। ये सुनकर असीते ने भी घबराए से लहजे में कहा, भगवान जाने, पर सरकार आपकी बात मन को लगती है। इस पर कप्तान ने जोशीले और कदरे नाराज लहजे में कहा, ओए मैनू ते दाल च काला लग रहा है, पाकिस्तानी जसूस कोई साजिश करन आया है इत्थे। उसकी आवाज अब खासी बुलंद हो चुकी थी। ये सुनकर असीते ने परेशान होकर कहा, तो फिर क्या करना है कप्तान जी? मैं जाऊं उसके पीछे दुकान में? कप्तान सरदार ने मुश्तिल से लहजे में कहा, ओ नहीं हो यार, ओ तेनू पछानदा है, मैनू आप जाना पवेगा ते ओ भी फटाफट, तू इत्थे रुक। चंद ही लम्हों के बाद मैंने गाड़ी का दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज सुनी। मैंने 15-20 सेकंड इंतजार किया और फिर खुद भी रुकू की हालत में वापसी के सफर पर चल पड़ा। कुछ आगे बढ़कर मैं सीधा होकर चलने लगा। अब खुद को पोशीदा रखने की जरूरत नहीं थी। मेरी नजरें अपने से कोई 20 गज आगे दाएं तरफ सड़क किनारे चलते चाको चौबंद अधेड़ उमर सरदार जी पर जमी हुई थी। नीले कोट पतलून में वो खासा मुतमव्विल और वजीह दिखाई दे रहा था। छोटे से जूड़े की शक्ल में बंधे बालों पर उसने कलेजी रंग का रेशमी रुमाल लपेट रखा था। वो पुरएतमाद लेकिन तेज कदमों से शमशाद भट्ट की दुकान की तरफ बढ़ रहा था। मेरे देखते ही देखते सरदार जी ने सड़क पार की और फुटपाथ पर चलने लगा। मुझे फौरी फैसला दरपेश था, क्या मैं उसके पीछे पीछे शमशाद भट्ट की दुकान में घुस जाऊं? मगर वहां जाकर मैं क्या करूंगा? महकमा खुफिया के उस घाघ अफसर का ये अंदाजा तो दुरुस्त था कि दाल में कुछ काला है, मगर उसने नईम इकबाल की यहाँ आमद की जो वजह अपने जहन में तराशी है वो सरासर गलत है। नईम इकबाल यहाँ किसी पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट से मिलने नहीं आए। उसे उन पर नजर रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। अलबत्ता मेरी दुकान में जाने से उसका अंदाजा जुज़वी तौर पर दुरुस्त साबित हो जाएगा, जबकि ऐन मुमकिन है ये खबीस मुझे ही नईम इकबाल से मुलाकात के लिए आने वाला पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट समझ बैठे। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। अब शमशाद भट्ट की दुकान ज्यादा दूर नहीं रह गई थी। मुझसे कुछ ही आगे बड़े से बिजली के खंभों पर जगमगाते कुमकुमों के ऐन नीचे पुरानी किताबें और रिसाले बेचने वालों के पथारे और ठेले कतार से खड़े दिखाई दिए।
मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि अब क्या करूं। पुरानी किताबें खंगालने के बहाने एक बार फिर उन पथारों और ठेलों पर खड़े होकर शमशाद भट्ट की दुकान की निगरानी करूं, मगर इसका क्या फायदा। इस तजब्जुब पर मुझे अपने वजूद में इस्तराब की लहरें दौड़ती महसूस हुई। कहीं मैं इस गुमगू की कैफियत में बहुत ही कीमती लम्हात तो जाया नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे शमशाद भट्ट की दुकान में जाना है तो एक पल की ताखीर भी मुनासिब नहीं, और वहां जाने की सूरत में जहन में आने वाले खदशात पर ध्यान देना है तो फिर इस मामले में भी फौरी यकसू होने की जरूरत है। अपनी जहां आमद के बज़ाहिर बिला जवाज फैसले से मैं एक बहुत बड़ा फायदा तो पहले ही हासिल कर चुका हूँ, यही कि मैं जान चुका हूँ कि नईम इकबाल की निगरानी पर ड्राइवर के अलावा भी खुफिया के एक नहीं बल्कि 2 एजेंट तैनात हैं, जिनमें से करता धरता ये सरदार जी कप्तान है, जिसे मैं अब शक्ल से बखूबी पहचान सकता हूँ। और मेरे निशानदही करने पर नईम इकबाल और शमशाद भट्ट भी इससे बाखबर हो जाएंगे। अभी दुकान में न जाने के फैसले पर यकसू और मुतमईन होकर मैं पुरानी किताबों वाले पथारों और ठेलों की तरफ बढ़ने ही वाला था कि यकलख्त एक दहशतनाक अंदेशे ने मुझे रुकने पर मजबूर किया। मैंने जैसे ही मजीद गौर किया, मुझे वो खदशा एक यकीनी संगीन खतरे में ढलता महसूस हुआ। मुझे शिद्दत से इदराक हुआ कि अगर ये खदशा खुदा न खास्ता दुरुस्त साबित हुआ तो मेरी पाक सरजमीन की सलामती दाव पर लग सकती है। मुझे ये खतरा हर कीमत पर टालना है, जबकि मेरे पास अब ज्यादा मोहलत नहीं बची। मुझे फिलफौर हरकत में आना है, क्योंकि मैंने वाकई तजब्जुब और कोई फैसला न कर पाने के बायस बहुत ही अनमोल वक्त जाया कर दिया है। इस्तराब की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मुझे शमशाद भट्ट की दुकान में दाखिल होने के लिए सड़क पर चलती गाड़ियों के दरमियान चंद सानियों का इंतजार शाक गुजरा। बिलाखिर मुझे साफ रास्ता मिल गया और मैं उस दुकान में दाखिल हो गया। किसी किताब या हिसाब के बही खाते पर झुके शमशाद भट्ट ने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और खैर मकदमी अंदाज में गर्दन धीरे से झटकी। मैंने सरसरी से अंदाज में जवाब दिया और हत्तुल इम्कान पुरसुकून कदमों से दुकान में आगे बढ़ा। मुझे इंसानी कद से भी ऊंची किताबों की खुली अलमारियों से बनी दूसरी ही राहदारी में कप्तान सरदार जी नजर आ गया। वो अपने सामने वाली अलमारियों में सजी किताबों पर सरसरी नजर डालने का नाटक करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैं उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दिए बगैर उसके अकब से गुजर कर आगे बढ़ गया। अलमारियों की अगली ही राहदारी में मुझे नईम इकबाल नजर आ गए। उन्होंने अंग्रेजी जबान में लिखी गई खूबसूरत जिल्द वाली एक किताब उठा रखी थी और उसके मुंदरजात का जायजा ले रहे थे। मैं उनके पास से भी चुपचाप गुजरता चला गया। तभी मुझे अपने मतलब का शख्स नजर आ गया। कोई 30 साल का वो मजबूत जिस्म शख्स एक अलमारी में रखी किताबें साफ करके तरतीब से वापस रख रहा था। मैंने उसे मुखातिब करके कहा, इसरार अहमद नारवी के नॉवलों के अंग्रेजी तर्जुमे किस तरफ रखे हैं? मेरी बात सुनकर उसने कदर हैरानी से नाम दोहराया। मैंने जल्दी से कहा, भाई शायद आप इस अजीम नॉवल निगार से नावाकिफ हैं। चले मैं जगदीश भट्ट साहब से पूछ लेता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ कहता मैं पलटा और शमशाद भट्ट की तरफ चल पड़ा। मैंने इत्मीनान कर लिया था कि खतरा अभी कुछ दूर है और उसका तदारुक करने के लिए मेरे पास कुछ मोहलत मौजूद है। मैं शमशाद भट्ट के पास पहुंचा तो उसने चौंक कर सर उठाया और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने मुहज़्ज़ब लहजे में कहा, क़िबला मैंने किसी से सुना था कि आपके पास इसरार अहमद नारवी के तमाम नॉवलों के अंग्रेजी तर्जुमे मौजूद हैं। आप बता सकते हैं कि वो कहाँ रखे हैं? मेरी बात सुनकर उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें फैल गईं। मुझे ये जानकर खुशी हुई बल्कि मजा आ रहा था। महज हम चंद घंटे पहले एक साथ थे, उसके बावजूद ये मुझे इस रूप में पहचानने से कासिर है, जबकि मैंने आवाज बदलने पर भी कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। मगर मैं इस खुश तबई का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, लिहाजा मैंने गुफ्तगू असल मौजू की तरफ लाते हुए धीमे लहजे में कहा, मैं हजरत इब्न सफी का जिक्र कर रहा हूँ। क़िबला सुना है आजकल कराची में हैं और अपने नए वतन की मोहब्बत के गुन गा रहे हैं। मेरी बात सुनकर शमशाद भट्ट चौंका और मुझे गौर से देखा। मैंने बदस्तूर धीमे लहजे में कहा, इतने गौर से न देखो भाई, नजर लगाओगे क्या? वही हूँ जिसे रात को दम आलू बनाकर खिलाए थे। मेरी बात सुनकर उसे शायद वाकई हैरत का झटका लगा। चंद लम्हों तक मेरा चेहरा देखता रहा, फिर दबी दबी सी आवाज में बोला, कमाल है यार, वाकई कमाल है। तभी मैंने अपने लहजे में गहरी संजीदगी और तशवीश भरते हुए कहा, बाकी हैरत बाद में दिखा लेना भाई, अभी तो ये सुन लो। अभी नीले सूट में जो सरदार अंदर दुकान में गया है वो स्पेशल पुलिस का सीनियर ऑफिसर है और ये दुकान में नईम इकबाल की सरगर्मियों की निगरानी के लिए आया है। इसे शक है कि नईम साहब किसी खुफिया मुलाकात के लिए किताबें खरीदने के बहाने यहाँ आए हैं, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही यहाँ से अच्छी खासी तादाद में किताबें खरीद कर ले जा चुके हैं। मेरी बात सुनकर शमशाद भट्ट की आंखों में हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात नमूदार हुए। उसने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई और फिर बोला, ये खबीस तो बहुत चालाक निकला, इतनी मामूली बात से मामला भाप गया। मैंने बदस्तूर धीमे लहजे में कहा, हाँ लगता है इसे बहुत माहिर उस्तादों ने तरबियत दी है, या फिर इसने कुछ ज्यादा ही मन लगाकर जासूसी का हुनर सीखा है, इससे निमटने में मजा आएगा। शमशाद भट्ट ने तायद में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। मैंने बात आगे बढ़ाई,
کہا ظاہر ہے بھیا کم از کم آج تو وہ سامان کتابوں کے ساتھ نہیں بھجوایا جا سکتا۔ یہ خراٹ سردار پہلے ہی دال میں کچھ کالا ہونے کے شک کے ساتھ یہاں وارد ہوا ہے۔ یہ ضرور اصل معاملہ بھانپ جائے گا اور ہو سکتا ہے موقع ملتے ہی کتابوں کے بکسے کی تلاشی بھی لے ڈالے۔ میں یہی خطرہ بھانپ کر تو دیوانہ وار یہاں گھس آیا ہوں، ورنہ میں تو بس دور سے نعیم صاحب کا دیدار کرنے اور ان کی نگرانی پر مامور خفیہ والوں کی شکلیں تاڑنے آیا تھا۔ اتفاق کی بات ہے میں نے ایک ایجنٹ کو پہچان کر اس کی نگرانی کی تو اس کے سینئر افسر اور ان کے ارادوں کا بھی پتہ چل گیا۔ شمشاد بٹ نے تعریفی لہجے میں کہا، بہت خوب بھیا، آپ نے اپنی ہوشیاری سے بہت خوفناک غلطی سے بچا لیا۔ یہ سردار جی ہماری کارروائی تاڑ لیتا تو بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ یہ نہ صرف آپ کی امانت اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر سکتا تھا بلکہ میں اور میرا سیٹ اپ بھی اس کی نظروں میں آ جاتا۔ اس کے بعد شاید یہ میری زبان سے سارے راز اگلوانے کے لیے مجھے اٹھا لیتے اور وحشیانہ تشدد کے طویل عرصے کے بعد میری باقی ساری زندگی کسی کال کوٹڑی میں گزرتی۔ میں نے اسی رازدارانہ لہجے میں کہا، باقی باتیں گھر پہنچنے پر تفصیل سے ہوں گی، فی الحال تو آپ بس کسی طرح نعیم صاحب کو خطرے کا سگنل دے دیں، وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ آج مال کی ڈیلیوری نہیں ہو سکے گی، باقی تفصیل سے کچھ اور طرح انہیں باخبر کر دیجیے گا۔ شمشاد بٹ نے میری بات سن کر اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے دوبارہ دکان کے اندر جانے کا سوچا تاکہ نعیم اقبال اور سردار جی کی آنکھ مچولی کا جائزہ لے سکوں، مگر پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ البتہ سردار جی میری طرف سے شک میں ضرور پڑ سکتا تھا، لہٰذا میں نے وہاں سے رفو چکر ہونے کا فیصلہ کیا۔